चलिए दोस्तों, अभी और तीन स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। वो है डीसीबी बैंक, महिंद्रा हॉलीडेज एंड टाटा टेक्नोलॉजीज। तीनों स्टॉक नो, टाटा टेक्नोलॉजीज में तो काफी लोग अभी भी आईपीओ के टाइम से फंसे हुए हैं। तो चलिए एक के बाद एक स्टॉक लेते हैं। पहले आगे जाने से पहले आपके कोई भी क्वेश्चन है जरूर कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है? तो आई एम गोइंग टू गिव यू आंसर अबाउट ऑल द रिजल्ट, और कोई भी स्टॉक्स में डाउट है तो प्लीज डाल देना। चलिए बात करते हैं, पहले हम लोग डीसीबी बैंक से स्टार्ट करते हैं। तो डीसीबी बैंक ओवरऑल रिजल्ट काफी अच्छा रहा, एंड ओवर द टाइम ऑल्सो डीसीबी बैंक ने कंसिस्टेंटली कह सकते हैं कि पिछले मार्च महीने से तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखाया है। एंड ओवरऑल ना उसका रिजल्ट भी अगर परफॉर्मेंस वाइज भी देखे तो ऑलमोस्ट 5.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ, ईयर ऑन ईयर 24% रेवेन्यू में ग्रोथ आया, और ओवरऑल नेट प्रॉफिट में भी 13% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर है, जो बहुत ही अच्छा है, काफी अच्छा है। अगर मैं ओवरऑल 3 साल 5 साल का रिटर्न देखूं डीसीबीएन का, तो मॉडेस्ट रिटर्न है। अगर 3 साल का 16%, 5 साल का 9%, इसलिए इतना भागा भी नहीं है। वैल्यूएशन वाइज ठीक ठाक, ये इतना कह सकते हैं कि महंगा नहीं। आरओए 0.88 है, जो अभी भी 1 के नीचे है, और प्राइस टू बुक वैल्यू अभी भी 1 के नीचे है। तो रिजल्ट एक अच्छा खासा है, इसलिए अगर आप देखो तो ये स्टॉक अगर 101 के आसपास घूम, मतलब 4 मार्च को, और अभी ये देखो ऑलमोस्ट 130, ऑलमोस्ट 30 टू 40% भाग गया ये स्टॉक बैंकिंग में। और बैंकिंग ऐसे भी पीछे 1.5 महीने से काफी भागे, तो ये स्टॉक ज्यादा भागे क्योंकि उसका रिजल्ट भी अच्छा है। एंड ओवरऑल डीसीबी बैंक पे देखो, मैं भी काफी टाइम से देख रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम वही हो रहा था कि 5 साल से अगर देखो तो इस तरह से ग्रो नहीं हुआ। अभी चलो देखते हैं कि जिस तरह से इस बार ग्रोथ आया है, इट विल कंटिन्यू और नॉट। ओके, एनपीए देखो तो इम्प्रूव हुआ है ओवर द टाइम। नेट एनपीए अभी भी 1% के अबाव है, जबकि ये बड़ी बड़ी बैंक्स देखो ना तो 0.4 0.5 के आसपास घूमती है, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक एंड ऑल दैट। ये अभी भी 1 के ऊपर है। तो अगर अगर वहां एनपीए में आगे जाके नीचे स्तर पे आता है एनपीए, तो वो बहुत ही पॉजिटिव आएगा रहेगा इन लोगों के लिए, सॉरी डीसीबी बैंक के लिए। मार्जिन प्रेशर इनमें है नेगेटिविटी में, अगर हम लोग बात करें तो कासा रेशियो 24.3 है, जो काफी कम है। और हाई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कॉस्ट टू इनकम रेशियो 61% है, तो वहां उनको इंप्रूव करने की जरूरत है। माइक्रो अनसिक्योर लैंडिंग कर रहे हैं, लेकिन वहां विजिलेंस रहना चाहिए, क्योंकि वहीं सबसे मैक्सिमम कहते हैं ना कि बेड डेप्स हो रहे हैं। तो लोन बुक ये लोग अभी देखे तो ऑलमोस्ट 23 टू 25% है। डिपॉजिट ग्रोथ 22% है। ग्रॉस एनपीए ऑलमोस्ट 2.99% है, विच इज बेटर ऑन ईयर, लेकिन काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत है आगे जाके भी। अगर वो सही में 1% के आरओए के ऊपर जाना है, 1 के आरओए पे ऊपर जाना है, तो उनको लाना पड़ेगा। अभी अगर हम लोग बात करें कि आगे जाके क्या लग रहा है, तो मैनेजमेंट बोल रहे कि भाई 18 से 20% से लोन बुक ग्रोथ हो सकती है, विच इज अ गुड डिसेंट अमाउंट। ओके, एंड ओवरऑल जो मार्जिन प्रेशर है, क्योंकि इनका डिपॉजिट कॉस्ट ज्यादा है, होपफुली वहां भी चेंजेस होंगे। एसेट क्वालिटी, वो बोल रहे कि एमएसएमई और माइक्रो फाइनेंस में जितनी एनपीए, वहां उनका हाई एक्सपोजर है, लेकिन वहां वो देख रहे कि हो सके उतना आगे जाके वहां बेसिकली उस सेगमेंट में ग्रो कम करे, जो जिससे वो एनपीए कंट्रोल में कर पाए। और इनकी कंपटीशन लार्ज बैंक से डायरेक्ट है, तो वो चीज आपको देखनी पड़ेगी कि किस तरह से ये बड़ी बड़ी बैंक के साथ कंपेयर कर रहे हैं। छोटी बैंक है तो भी इनके रेशियोज इतने अच्छे नहीं जितनी बड़ी बैंक का है, और कॉस्ट टू इनकम रेशियो हाई है। सो लेकिन मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि भाई आगे जाके डिपॉजिट ग्रोथ और एडवांस ग्रोथ अच्छा खासा रहेगा, एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव होगी, और स्टेबल नहीं होंगे। लेकिन वही है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली दिस बैंक शुड कंसिस्टेंटली परफॉर्म, तब जाके इसको कह सकते हैं ना कि हायर प्राइस टू बुक वैल्यू भी मिलेगा एंड ऑल दैट। क्योंकि प्राइस टू बुक वैल्यू अगर मैं देखूं इसकी, तो अभी भी 0.7 है, विच इज क्वाइट लो। यानी वही बता रहा है कि अभी भी मार्केट इसको वेटेज नहीं दे रहा है, मार्केट उसको एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट्स नहीं दे, क्योंकि कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं। तो एक दो क्वार्टर अगर कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन अभी के वैल्यूएशन पे 100% ये काफी हद तक अंडर वैल्यू स्टॉक है। तो लेकिन सालों से है, ऐसा नहीं कि अभी है, तो थोड़ा ये भी देखो आप। ओके, बट देन ऑल्सो इट्स अ पोटेंशियल स्टॉक, थोड़ी नजर में रखो क्या लग रहा है। एक दो क्वार्टर अच्छा था तो नथिंग रॉन्ग इन निबलिंग अराउंड एट अ लोअर लेवल ऑल्सो।
ठीक है, तो चले ये था डीसीबी बैंक के बारे में। अभी हम लोग दूसरे स्टॉक के बारे में बात करेंगे, वो है टाटा टेक्नोलॉजीज। टाटा टेक्नोलॉजीज वन ऑफ द फेवरेट अमॉन्ग द रिटेल इन्वेस्टर, जो आईपीओ का प्राइस है बाद में आया ही नहीं। टोटली पिछले सालों से ये अंडर परफॉर्मर रहा है। अगर हम लोग 3 साल का भी CAGR रिटर्न एंड ऑल दैट देखे तो क्या है ऑलमोस्ट 1 मिनट। टाटा टेक्नोलॉजी 3 साल का तो नहीं है, लेकिन 1 साल का 35% से नीचे है। 2 साल से आया हुआ ये, और लेकिन सही में आईपीओ प्राइस नहीं आया। तो अभी इसकी बात करके किस तरह से रिजल्ट आया, तो रिजल्ट अच्छा नहीं था। ओवरऑल ग्रोथ भी रेवेन्यू माइनस में, नेट प्रॉफिट बढ़ा है क्वार्टर ऑन ईयर ऑन ईयर, लेकिन रेवेन्यू माइनस में है। ओके, एंड इबिटा मार्जिन थोड़ा इंप्रूवमेंट है। ओके, तो ओवरऑल ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इसलिए बढ़ा है क्योंकि कॉस्ट एफिशिएंसी से बढ़े। कॉस्ट एफिशिएंसी से एक बात समझ लो, एक लेवल तक आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, वापस वो ठंडा हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि सेल जब तक नहीं बढ़ेगा तो कॉस्ट कम करके कितना कम करोगे, करेक्ट। और उनके प्रॉब्लम, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो टाटा टेक्नोलॉजी, उनका फोकस है ना कुछ ही क्लाइंट्स पे, 5 मेन क्लाइंट्स पे है। 50% से ज्यादा रेवेन्यू वहीं से आती, तो वहां कुछ प्रॉब्लम आती तो इनको डायरेक्ट प्रॉब्लम आती। प्लस इनका डायरेक्ट फोकस टेली ऑटोमोबाइल सेक्टर से, तो ऑटोमोबाइल में अगर ठंडा हुआ तो इनको प्रॉब्लम होगा। टाटा मोटर से डायरेक्ट कोरिलेशन है। सो ऑफ कोर्स ये डील विन कर रहे हैं, इस बार 17 डील उन्होंने ली, लेकिन वही प्रॉब्लम है कि क्योंकि कंसंट्रेशन ऊपर के लेवल पे ज्यादा है, ऊपर के मेन मेन क्लाइंट्स के साथ, तो वहां कोई भी दिक्कत है तो इनको डायरेक्ट प्रॉब्लम आ सकती है। रेवेन्यू ग्रोथ काफी स्लगिश है, और 60% उनका ऑटोमोबाइल से सेक्टर से आ रहा है, तो वही प्रॉब्लम हो जाए। जैसे मैंने बोला, ये जो अभी ट्रम्प का टैरिफ का चल रहा है, तो वहां भी अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में प्रॉब्लम होती है तो इनको प्रॉब्लम आएगी। अगेन नेगेटिव करेंसी इम्पैक्ट, अगर डॉलर वीक होता है तो वो भी प्रॉब्लम आएगी। ओवरऑल वो लोग काफी ऑटोमेटिव में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं ऑल दैट। पाइपलाइन भी ज्यादा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टिल आई फील कि क्योंकि एक्सपोजर ऑटोमोबाइल के सामने ज्यादा है, तो वो आपको थोड़ा नेगेटिव लेके ही चलना है। वो लोग काफी हद तक बड़े बड़े कंपनियों के साथ डील साइन कर रहे हैं, जेवी लाइक BMW हो या काफी और सब कंपनीज का, लेकिन अगर ये ओवरऑल ग्लोबली थोड़ा ठंडा पड़ा माहौल ऑटोमोबाइल का, तो इनको डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। मैनेजमेंट तो कॉन्फिडेंट है कि भाई मीडियम टू लॉन्ग टर्म ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी का डिमांड ज्यादा है, लेकिन मीनवाइल अभी के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। और एआई का इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा आ रहा है, एआई किस तरह से इनके बिजनेस मॉडल को इम्पैक्ट करेगा वो भी देखना है। तो एट दिस लेवल ऑल्सो आई फील ये काफी रिचली वैल्यूड है। क्योंकि अगर इसकी बात करें तो ये इसका पी अगर अभी मैं देखूं तो भी 42 है। ऑफ कोर्स ये एक समय पे तो 70 के 80 के पी पे चला गया था। ओके, तो उससे तो काफी नीचे आया है, आधा हो गया। देन ऑल्सो इट इज एक्सपेंसिव। वाई? क्योंकि ये परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, करेक्ट। इसका सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ उतना नहीं आ रहा है। एंड तो आप जब आपको इन्फोसिस, TCS हो या HCL हो, वो 23-24 पी में मिल रहे हैं, तो यहाँ डबल हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली रेवेन्यू भी अच्छी खासी बढ़नी चाहिए ना। और वही प्रॉब्लम आ रहा है टेक महिंद्रा के साथ, अरे टाटा टेक्नोलॉजी के साथ। तो ये चीज आपको थोड़ा नजर में रख के चलनी पड़ेगी। ओवरऑल आई स्टिल फील कि because of concentration of portfolio I still be away from this stock. Of course you can take your own decision. मैंने खुद इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन हाँ मेरे क्लाइंट्स ने इन्वेस्ट किया होगा, तो ये बात जरूर ध्यान में रखना है। बाय द वे, हमारा नेक्स्ट सेशन है ऑन रिजल्ट सीजन, तो वो जरूर अटेंड कीजिएगा। होप आपको ये सब वीडियो अच्छे लगे होंगे, तो डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन। चलिए थर्ड स्टॉक की बात करते हैं, वो है मणि महिंद्रा हॉलीडेज। बहुत ही फेमस स्टॉक है, लेकिन ये स्टॉक ने कंपेयर टू स्पीयर्स लाइक इंडियन होटल्स, या हम लोग आईटीसी की भी बात करें, आईटीसी होटल, चैलेट, लेमन ट्री, उसके सामने ये परफॉर्म इतना नहीं किया है। लेमन ट्री के सामने तो किया है, लेकिन एटलीस्ट इंडियन होटल, आईटीसी, क्योंकि ये ऑलरेडी अभी भी 39-40% डाउन है। रिजल्ट ठीक ठाक ही आया, इतना खराब भी नहीं आया, ओवरऑल अच्छा ही रहा। लेकिन वही है कि प्रोस्पेक्ट्स में थोड़ा, ओवरऑल रिजल्ट अगर हम लोग बात करें तो रिजल्ट अगर सेल रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा है इसका। ओके, तो रेवेन्यू ऑलमोस्ट 1 मिनट है, जस्ट मिनट, या सो रेवेन्यू ऑलमोस्ट 778 करोड़ पे पहुंचा क्वार्टर 4 का। इबिटा 7% से ग्रो किया है, नेट प्रॉफिट लेकिन -12% से ग्रो किया। तो ओवरऑल वही है ना कि जब इंडियन होटल ने इतना अच्छा रिजल्ट दिया,
तो इसका क्या पड़ा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, यस मैंने भूल गलती से बोला रेवेन्यू अच्छा है, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ ईयर ऑन ईयर 2% माइनस ही है। सो जब आपका कॉम्पिटिटर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, इसलिए ये स्टॉक इतना डाउन है कंपेयर टू इंडियन होटल्स। ओके, तो डोमेस्टिक रिजॉर्ट में 14% का ग्रो हुआ है, सिग्निफिकेंट प्रीमियमाइजेशन ला रहे हैं, 7.72 लाख पर मेंबरशिप वो लोग बेच रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि उनका जो यूरोप का ऑपरेशन है वहां से काफी हद तक हॉलीडे क्लब जो है उनके साथ कोलैबोरेशन है, वहां से वो कम आ रहा है, उनकी सब्सिडरी है। मॉडरेट मेंबरशिप ग्रोथ, यानी ग्रोथ इतना अच्छा नहीं आ रहा है महिंद्रा हॉलीडेज में। और उनके फिक्स कॉस्ट और ऑपरेटिंग लिवरेजेस भी काफी हाई है, तो उसके वजह से ऑलमोस्ट 12% का इम्पैक्ट आ रहा है। फ्यूचर आउटलुक देखो, ओवरऑल आगे जाके होटल इंडस्ट्री तो अच्छा ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इन एक होता है मेंबरशिप बेस, एक होता है डायरेक्ट आप होटल में बाय यानी जाके रहो, तो यही होता है आईटीसी या इंडियन होटल, उनको ज्यादा फायदा हो जाता है। ये मेंबरशिप में अगर मेंबरशिप कम हुआ तो इनको डायरेक्ट इम्पैक्ट आ जाता है। सो क्योंकि इनका 50% यूरोपियन मार्केट है, तो थोड़ा ये मैक्रो हेडविन आते हैं तो इनको प्रॉब्लम हो जाती है। और वैल्यूएशन अभी भी हाई है कंपेयर टू देयर रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी, तो ये थोड़ा ध्यान में देखना है। प्लस इनको कंपटीशन काफी ओटी एंड एयरबीएनबी से भी ग्लोबली आती है, तो वहां से भी इम्पैक्ट, क्योंकि ये मेंबरशिप है ना कि आप मेंबरशिप लो फिर और काफी सारे अपने होटल्स में जाके रहो, तो उनके जो हॉलीडे महिंद्रा के होटल्स हैं वहाँ, तो आगे जाके मैनेजमेंट को क्या लग रहा है, तो मैनेजमेंट को लग रहा है कि आगे जाके सिचुएशन ठीक ठाक रहेगी, पॉजिटिव बिजनेस आउटलुक रहेगा एंड एवरीथिंग। लेकिन जैसे मैंने बोला ना कि इसमें डिस्ट्रप्शन बहुत जल्दी आ सकता है, क्योंकि ये मेंबरशिप है, कोई आगे कोई नई कंपनी वापस आके इसमें अपना मेंबरशिप निकाले तो इनको डायरेक्ट प्रॉब्लम, जबकि आप होटल्स में नई होटल्स डायरेक्ट बना नहीं सकते, वो 3 4 4 साल लग सकते हैं। इसलिए ये इंडियन होटल्स और वो सब ज्यादा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि कैपेसिटी बढ़ती है। यहाँ क्या होता है, मेंबरशिप पे होता है, अगर इकोनॉमी स्लो डाउन हुई तो आपकी मेंबरशिप भी स्लो डाउन हो जाएगी, सो दैट इज द प्रॉब्लम। सो बोथ ऑन वैल्यूएशन साइड ये अभी भी हाईली वैल्यूड है स्टॉक। सो मेरे हिसाब से अगर आपको जाना ही है तो कोई होटल जो फिजिकल होटल है वैसे में जाओ तो बेटर रहेगा कंपेयर टू मेंबरशिप बिजनेस। अगेन यू कैन टेक योर ओन डिसीजन बिफोर इन्वेस्टिंग, बट यस दिस इज व्हाट माय व्यू इज। सो गाइस ये था, आज हमने 3 स्टॉक लिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा हॉलीडेज, फिर टाटा टेक्नोलॉजीज एंड डीसीबी बैंक। हो आपको ये अच्छा लगा होगा। आपके क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, और मैं ऐसे ही रिजल्ट सीजन चल रही है तो नए नए स्टॉक जरूर रिव्यू करके आपको बताते रहूंगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच गाइस, एंड आई सी यू सून। बाय।